राजस्थान का भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल व विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में विश्व का प्राचीन अरावली पर्वतमाला है। पश्चिम में मरुस्थल है, दक्षिण पूर्व में पठार है। भू संरचना के 4 भागों में बांटा गया है। थारों का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पठार। थार मरुस्थल ये भारत के पश्चिमी सीमा से लेकर राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। पहले 12 जिलों में था, वर्तमान में ये है जो 19 जिलों में फैल गया है। लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। 40% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व के सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में रेतीले टीले भाग को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातली विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग और नागौर की उच्च भूमि और अंतर प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसका मतलब अर्ध मरुस्थलीय भाग में किसका हिस्सा है? थार मरुस्थल का। अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक से दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से उत्तर से दिल्ली के रायसेना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। अरावली राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, यह तो सबको पता है। इस पर्वतमाला से खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं, धात्विक खनिज। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। पर्वतमाला अधिकांश नदियों उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, वन्य जीव, जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये सिरोही जिले के माउंट आबू में 1722 मीटर ऊंची 1700। घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बांगड़ देखो किसको माना गया है? झुंझुनू और सीकर के नहीं, झुंझुनू के क्षेत्र को बांगड़ माना गया है। उसके नीचे शेखावाटी, लूणी प्रदेश इसमें दिए है पूरे। देखते हैं अपन क्या है। मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, चंबल का मैदान, माही का मैदान, हाड़ौती पठार, विंध्यन कगार देखो कहाँ पे दिया हुआ है? बांसवाड़ा। और ये बांसवाड़ा नहीं मतलब सोई माधोपुर और करौली, विंध्यन कगार दिया हुआ, ठीक है। भोराट का पठार दिया हुआ है, आबू पर्वत दिया हुआ है। भोराट का पठार देखो राजसमंद मतलब और उदयपुर से ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। पूर्वी मैदान राजस्थान का पूर्वी भाग चंबल, बनास और बाणगंगा और इनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विशेष रूप से गंगा का ही पर्वा मैदान है। गंगा का मैदान ही कहलाता है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बियड या डांग उत्कात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी, ये शब्द आ सकता है, बेडलैंड टोपोग्राफी। जैसे ड्यून मुक्त क्षेत्र कहाँ पे है? बालू स्तूप मुक्त, ड्यून मुक्त मतलब। राजस्थान के सबसे उपजाऊ में सर्वाधिक जनघनत्व इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माई और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माई के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहा जाता था। राज्य के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है।
दक्षिण पूर्वी पठार कितने प्रतिशत में? 7% में, ठीक है, 6 पॉइंट कुछ है ऊपर। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित है। तो लावा निर्मित मिट्टी कहाँ की है? दक्षिण पूर्वी पठार की। जो उपजाऊ मिट्टी है मध्यम काली। राजस्थान के अन्य प्रमुख पठार है सिरोही में उड़िया व आबू का पठार, उदयपुर राजसमंद में भोरट का पठार, चित्तौड़ में मेसा, चित्तौड़ व भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में ऊपरमाल में उंडेश्वर महादेव, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार, उदयपुर और प्रतापगढ़ में दी। जलवायु राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति। प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। राजस्थान में शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। 61% भाग शुष्क व अर्धशुष्क है। वहीं मतलब देखिए कैसा दिया हुआ है, बहुत ही शानदार संकलन है। ये देखिए, आप फोटो देखिए एक बार। राजस्थान रे अध्ययन माई टॉपर काम करियो रे। अरावली देखिए पश्चिमी में शुष्क और अर्धशुष्क। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में उपाद्र, जबकि सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र और दक्षिणी बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी है। 100 सेमी से अधिक होती है तो इसे अति आर्द्र कहा जाता है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। चलो ठीक है, शुष्क है तो हम डरते थोड़ी। ये यहाँ वर्षा रेखाएं दी गई है प्रमुख, ठीक है। पंजाब, हरियाणा ये तो छोड़ो सब। 20 जैसलमेर में मतलब 20 से कम होती है, ठीक है। 20 और 30 के मध्य ये देख लो। और उसके बाद में 40, 50, 60, 70, 80 अर्धशुष्क में होती है, 40 से लेकर 80 तक। और अरावली में होती है 90 तक, मतलब 90 तो नहीं कह सकते, 40, 50, 60 तक अरावली में होती है। 70 तक जयपुर में। मतलब जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती जाती है। हाड़ौती में लगभग 80, 90, 100 ही है। पूर्वी मैदान 60-70 से शुरू होता है, समवर्षा रेखा है। ये भी उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई है। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्य 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून में, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर में, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। ग्रीष्म ऋतु तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु ये तो हो गया। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी होती है। मरुस्थल में ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक वार्षिक तापांतर ये अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, ये भी जान। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी 1000 किमी प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। तो लू की रफ्तार 1000 प्रति घंटा चलती है। वर्षा ऋतु राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसून हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। मावट दिसंबर जनवरी में होती है। सितंबर अक्टूबर मानसून प्रत्यावर्तन काल है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो
अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागरी मानसून राजस्थान में, वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में 100 सेमी होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आदर्श जिला माना जाता है। सबसे कम जैसलमेर में 10 सेमी होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है, औसत 150। यह आ सकता है भाई माउंट आबू में कितनी वर्षा होती है, तो 150 सेंटीमीटर, है ना। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा में लगातार कमी होती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 से कम। ऋतु राजस्थान में शीत ऋतु, शीत ऋतु बोलना था। शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवनें चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीतलहर के प्रभाव से आने से बहुत ठंड बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा रहता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अप्रवाह अनिश्चित होना। इसके कारण पशुओं के लिए चारे, पानी, मनुष्य के लिए भोजन, पेयजल की कमी की स्थिति, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा है। भौतिक दशा में मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। उपजाऊ भूमि का बंजर बनना ही मरुस्थल कहलाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बंजर अनुपजाऊ बीड़ उत्खात भूमि, नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि। समवर्षा रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है। मानसूनी हवाएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती है। अपर्दन जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव होना अपर्दन कहलाता है। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? हिमालय नहीं है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होगी। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र मिट्टी अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली भूमि में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पृथ्वी सूखे का सामना है? पश्चिमी राजस्थान में। मावट पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा मावट है। जल संसाधन राजस्थान की जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, वरना तो कौन जिएगा, सब मर जाएंगे। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अपवतंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशिष्ट व्यवस्था को अपवतंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवतंत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली राजस्थान में जल विभाजक ऐसी छोटी नदियां जो चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। अपवतंत्र बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नाम है किंतु। बंगाल की खाड़ी में अरावली से पूर्व में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती चंबल में प्रवाहित होगी, यमुना में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा में, अंततः गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवतंत्र कहते हैं।
अरब सागरीय अपतंत्र अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, पश्चिमी बनास इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपतंत्र कहते हैं। आंतरिक अपतंत्र ऐसी नदी जो कि समुद्र तक न पहुँचे, स्थल भाग में विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमि के जल प्रवाह कहते हैं। आंतरिक या भूमिगत जल प्रवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आंतरिक अपतंत्र है। अब देखिए इसमें बाणगंगा को आंतरिक नदी माना गया है, ठीक है ना। तो कभी प्रूफ चाहिए तो ये यहाँ रखा हुआ है। नदियाँ चंबल, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बरस पर बहने वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़ जिले में भैंसोड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, श्रीमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद यमुना में उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ये तो हो गई ऊपर पर। बनास की सहायक नदियाँ देखेंगे। बनास नदी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। ये राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, श्रीमाधोपुर, रामेश्वरम बहकर चंबल नदी में मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है। तो बनास कोई 12मासी नदी नहीं, बनास एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक व सोमनाथ नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी आदि है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी बनास की सहायक नदियाँ। कोठारी द्वेष से निकलती है, खारी बिजराल की पहाड़ियों से, मैनाल भीलवाड़ा से और बेड़च कहाँ से निकलती है? उदय सागर झील से या गोकुंदा की पहाड़ियाँ मान लेते हैं जहाँ से आयड निकलती है। आयड नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोकुंदा की पहाड़ी से होता है। लूणी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से लूणी का उद्गम होता है। अजमेर से जाती है ब्यावर, फिर नागौर, फिर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोद तक इसका पानी मीठा, उसके बाद में जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जोई, मिट्टी, लेगी, बांस, माझी, खास, पांडी, लीलड़ी, गुइया, जोजड़ी, बांडी, जोई, मिटड़ी, खारी, सोगड़ी, सागी और खारी। माई मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम और जाकम है। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। भरतपुर घना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घग्गर, इस अंतर प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इसका प्राचीन सर्वश्रेष्ठ नदी का अवशेष माना जाता है। राजस्थान का अपतंत्र देखिए कैसे मतलब इसने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लूणी को देखते हैं, ठीक है। एक एक नदी को जूम करके देंगे। ये देखो लूणी कहाँ से निकलती है? सांबर झील के इधर से निकल के जाती है। जमाई, खारी, बांडी, सागी। साबी जयपुर में है किंतु सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। सुकड़ी, पश्चिमी बनास, ये देखो ये पठार तो दिख रहे हैं आपको, महाराष्ट्र का पठार, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। जयसमंद झील सलूम्बर में,
माई नदी, बनास, खारी, काली सिंध, पार्वती, मोरेल। मोरेल किसकी है? चंबल की होगी। मोरेल बांध सभी माधोपुर में। ये क्या लिखा हुआ है? साहिबी नदी। देखो मतलब ये नदी आज तक किसी ने कहीं भी नहीं पढ़ाई, किंतु साहिबी मेरे ख्याल से कांतले से इधर से एक साहिबी नदी है, तो इसका नाम सही क्या है? साबी है। साहिबी लिखा हुआ है यहाँ पे। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नदियों पर बांध बनाने से जल उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजार सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख है। सबसे पहले चंबल। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बने? 4। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर में है। राजस्थान में चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज है। ये परियोजना दोनों राज्यों जल और सिंचाई सुविधाएं मिलती है। अब है माई बजार सागर। बांसवाड़ा में माई नदी पर परियोजना है। ये राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित है। ठीक है, इसमें एमपी का कोई हिस्सा नहीं। माई बजार में इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध होती है। गुजरात, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? माई थोड़ी है, वो है नर्मदा। नर्मदा गुजरात, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। बिशलपुर राजस्थान में केकड़ी के टोडा रायसिंह नगर पास बिशलपुर गांव में बनास नदी की सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति की गई। सरदार सरोवर गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर को सिंचाई सुविधाएं होती है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवई नदी पर जवई परियोजना है। जवई परियोजना जवई नदी पर पाली में है। जालौर जवई नदी के किनारे है। पाली सुगड़ी के किनारे है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोमामा कंबला, उदयपुर में मानसी बागल, प्रतापगढ़ में जाकम परियोजनाएं सम्मिलित है। राजस्थान में प्रमुख झीलें और उनका संरक्षण। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचय और जल संरक्षण के कई उपाय बताए थे, जिसका उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं से 19वीं शताब्दी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों और ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। राणाओं ने पिचौला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित होता है। इस सभी पिचौला और फतेह सागर को जोड़ा गया है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी, सफ़ेद शहर कहा जाता है, वाइट सिटी। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 में गोमती नदी पर करवाया। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी? जयसमंद। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। पुष्कर कैसी है? प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर में एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नगी झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है।
राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। उसकी उत्तरी पाल पर नौ चौकी उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीडी शैल। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूणकरसर और पोखरण में जैसलमेर, जोधपुर, पड़ौदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। ये देखिए उदयपुर की प्रमुख मेवाड़ के राणाओं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें और संगम, झीलों को जोड़ने वाले सेतु, ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। गोवर्धन सागर, पिछोला, दूध तलाई, पिछोला, अमरकुंड, पिछोला, कुम्हारिया तालाब, ये नंबर दिए हैं, मतलब अपन अभी देखेंगे, ठीक है। कुम्हारिया तालाब, रंग सागर, अमरकुंड, रंग सागर, ये प्रमुख झीलें हैं। और इसको जूम को आउट करता हूँ। ये देखिए आप, कोटड़ी नदी, गोवर्धन सागर एक नंबर पे, गोवर्धन सागर और पिछोला को जोड़ने वाला, गोवर्धन सागर और पिछोला को जोड़ता है, एक नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर वाला है वो दूध तलाई झील और पिछोला को जोड़ता है। सबसे ऊपर है पिछोला, उसके नीचे है, नहीं, सबसे ऊपर फतेह सागर, उसके ऊपर, उसके नीचे पिछोला, उसके नीचे गोवर्धन सागर। बांसदड़ा, मगरा, सज्जनगढ़, मोती मगरी के मेल, सब उदयपुर में। कुमारिया तालाब झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, अम्रकुंड झील, पिछोली झील, राणाओं की मगरी कहाँ पे? उदयपुर में। दूध तलाई, रूप सागर झील, महाराजा फतेह सिंह द्वारा निर्मित नदी संगम। जल संरक्षण, जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि व भूमिगत जल का विवेकपूर्ण दोहन, जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूट टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूट टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे के बने कुएं में, रूट टॉप मतलब कुएं में डाला जाता है। टॉप मतलब टाँके में नहीं, कुएं में। वाटर हार्वेस्टिंग, व्यर्थ बहने वाले भूमिगत जल भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही टाँका, खड़ी जोड़ आदि का निर्माण हुआ। वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। रूट टॉप टाँके में वाटर हार्वेस्टिंग, व्यर्थ बहते जल को भूमिगत करना तो हार्वेस्टिंग कहलाता है। और रूट टॉप मतलब टाँकों का या कुएं का उसमें डालना, ठीक है। भूगर्भिक भूमि के अंदर अप्पा नदी का बहना, टाँका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु बनाई गई कुएं नुमा संरचना टाँका कहलाती है। जोड़, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए बनाई गई संरचना। संरक्षण या रख रखाव, बनास की सहायक है, चंबल की। माई बजार सागर बांध परियोजना कहाँ पे है? तो माई बजार सागर कहाँ पे? बांसवाड़ा में।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे।